हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, हम बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम पे ना। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पे डिस्कशन किया था। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने देख लिया था इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेशन। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में देखा था। फिर हमने एक बेसिक सा डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था। फिर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का डाइजेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम इसी में अपना जो 1 मिनट का रिवीजन है वो करेंगे शॉर्ट नोट्स के थ्रू। उसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है, तो फटाफट हम एक रिवीजन करते हैं शॉर्टकट में। तो ये हमारा हो गया था। ठीक है, ये दो दो इमेजेस हम कर चुके थे रिवीजन इनका। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का कहाँ कहाँ डाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये आपका मेन डाइजेशन है। तो इसी में अगर आप देखो देखो फैट का हमने अभी नहीं देखा है। तो फैट में सिंपल है, देखो स्टमक में भी क्या होता है, जो आपका फैट है वो लाइपेज एंजाइम है, वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है, लेकिन कोई डाइजेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ का स्टमक का क्यों क्योंकि स्टमक का जो पीएच है वो क्या है, एसिडिक है। ठीक है, वहां से प्रोटीन का डाइजेशन होगा, क्योंकि प्रोटीन के एंजाइम को एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, तो बाइल जूस देखो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का काम कर रहा है। ठीक है, फैट वाले में है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का काम कर रहा है। इसके बाद फैट जो है लाइपेज, फैट को लाइपेज एंजाइम मोनोग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ रहा है। ठीक है, ये हम देख चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में। ठीक है, फैटी एसिड्स हो गए, फिर मोनोग्लिसराइड, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूटता है। कोलेस्ट्रॉल है वो भी आपका कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड में टूट जाता है। इस तरीके से फाइनली क्या बन जाते हैं, फैटी एसिड्स बन जाते हैं हमारा फैट का डाइजेशन। अब देखो, ये बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन है। माउथ है, माउथ में जब हम कोई भी फूड खाते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं, बस एक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो माउथ में जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो फूड को, हाँ, जब हम च्यू करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है बोलस। इसमें एक्चुअली वो पेन काम नहीं करता है, कभी कर भी जाता है। मूड है पेन का इसमें, हाँ कर रहा है। ठीक है, तो उसमें बोल जो हमारा माउथ है उसमें क्या है, बोलस का काम करता है माउथ। ठीक है, तो ये देखो माउथ में जो फूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। ठीक है, तो माउथ में हमारे कितने तरह का डाइजेशन चल रहा था। एक तो मैकेनिकल डाइजेशन चल रहा था और केमिकल डाइजेशन चल रहा था। ठीक है, मैकेनिकल और केमिकल। तो मैकेनिकल में क्या होता है, टीथ और टंग काम कर रहे थे। टीथ और टंग, हमारे दांत क्या कर रहे थे, उसे च्यू कर रहे थे, चबा रहे थे खाने को। टंग क्या कर रही थी, खाने को एक जगह से दूसरी जगह दांतों को हेल्प कर रही थी कि उसे सही से चबा सकें। साथ ही साथ उसमें सलाइवा को क्या कर रहा था, वो मिक्स करने में भी हेल्प कर रहा था। ठीक है, इसमें स्वेलिंग करना, परसीव करना, टेस्ट भी हम कहाँ से लेते हैं, हमारे जो मुंह है वहीं से तो हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना। खाने को सब डिवीजन करना, खाने को तोड़ना, चूई करना। ठीक है, ये सारे काम क्या हो रहे थे, हमारे माउथ का मैकेनिकल डाइजेशन में काम कर रहा था। जो हमारे माउथ की जो मशीन से दांत और हमारी टंग वो काम कर रही थी। ठीक है, चेंज इन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, तो मेन क्या है, हाँ, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ रहा था हमारे माउथ के अंदर। जो खाना था उसे हमने चबा चबा के उसका फिजिकल चेंजेस कर दिया था, उसको छोटा छोटा कर दिया था। ठीक है, साथ ही साथ क्या था, माउथ में हमारा केमिकल डाइजेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम बाय एंजाइम। ठीक है, केमिकल डाइजेशन भी हो रहा था एंजाइम्स के थ्रू। कौन से एंजाइम थे इसमें, एंजाइम थे इसमें लाइसो एंजाइम था, एमाइलेज एंजाइम था, स्लेवरी एमाइलेज एंजाइम था। वो सब क्या कर रहे थे, डाइजेशन का काम कर रहे थे हमारे माउथ के अंदर। ठीक है, किसका डाइजेशन चल रहा था, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। ठीक है, तो अगर आप देखो, ठीक है, तो ये हमारा इसमें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन इसमें चल रहा था। अब ये है हमारा सलाइवा। क्या है हमारा सलाइवा, अब हम माउथ के अंदर हमारा क्या बन रहा था, बेसिकली हमारा माउथ के अंदर क्या बनता है, सलाइवा बनता है। ठीक है, सलाइवा है, इसमें डेली कितना बनता है, 1 लीटर से 1.5 लीटर तक सलाइवा हमारा डेली बनता है। ठीक है, इसमें 96% तो वाटर होता है सलाइवा में। ठीक है, बाकी का 1%, बाकी का जो है हमारा 4% में क्या क्या पाया जाएगा, इसमें यूरिया, म्यूसिन, एंटीबैक्टीरियल, ठीक है, लाइसोजाइम, एंजाइम्स और आयंस, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन और कैल्शियम आयन। ठीक है, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन प्लस कैल्शियम आयन। ठीक है, इस तरीके के आयंस इसमें बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा माउथ का डाइजेशन है। माउथ में तो फूड को क्या बोल रहे हैं, जो हमारे माउथ में फूड है वो हमारा क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। माउथ में हमारा, हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आती है। माउथ में हम च्यू करके छोटा छोटा कर देते हैं फूड को। केमिकल डाइजेशन होता है उसके थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू। डेली हमारा इतना सलाइवा बनता है। और मीडियम कौन सा होता है, इसका पीएच है अल्कलाइन। ठीक है, माउथ का पीएच क्या होता है, अल्कलाइन होता है। ठीक है, कितना क्या होता है, अल्कलाइन होता है। ठीक है, माउथ का पीएच क्या है आपका, अल्कलाइन होता है, यानी कि इसका पीएच कितना होगा, 6 से ऊपर। ठीक है, मोर देन 6। ठीक है, तो ये हमारा माउथ का डाइजेशन हो गया।
फिर माउथ के बाद खाना कहाँ गया? फिर माउथ के बाद जाएगा खाना हमारा गैस्ट्रिक जूस में, ठीक है। तो माउथ में थोड़ा बहुत जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन हो गया है, बचा खुचा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होगा? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है। तो अब माउथ में लेकिन प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ, ना ही फैट का डाइजेशन हुआ, तो ये प्रोटीन और फैट कहाँ जाएंगे? अब हमारे प्रोटीन और फैट जाएंगे स्टमक में, ठीक है। फिर स्टमक में फैट का फिर कोई डाइजेशन नहीं होगा, फिर फैट का डाइजेशन कहाँ होगा? बचा खुचा जितना भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, उन सबका डाइजेशन कहाँ होगा? उन सबका डाइजेशन होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हमारा गैस्ट्रिक जूस में हमने क्या क्या पढ़ा था। अब यहाँ जो फूड आता है, ठीक है, यहाँ जो फूड आता है उसको क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं, जो हमारा फूड स्टमक में आ गया है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, मैंने बताया था ना, HCl पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है। जो हमारा गैस्ट्रिक है, जो हमारा स्टमक है, ठीक है, गैस्ट्रिक स्टमक जो है उसके अंदर कुछ ऑक्जेंटिक सेल्स पाई जाती हैं। उन ऑक्जेंटिक सेल से क्या निकलता है? हमारा HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, ठीक है। एंजाइम्स होते हैं हमारे गैस्ट्रिक जूस में, जो हमारा स्टमक है उसके अंदर जूस निकल रहा है, उसमें क्या होता है? हमारे एंजाइम्स पाए जाते हैं और वाटर पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें हमारी इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। और पेप्सिनोजन एंजाइम्स में पाया जाता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। पेप्सिनोजन फॉर्म एंजाइम्स में पाया जाएगा, क्या करेगा? प्रोटीन को तोड़ने का काम करना है इसने, लेकिन ये क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है, अभी ये अपना काम नहीं कर सकता है। ये कब काम करेगा? जब इसको HCl मिल जाएगा, ठीक है। तो जब ऑक्जेंटिक सेल जो है HCl को सीक्रेट करेंगी, तो ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजन सेल के साथ मिलकर, पेप्सिनोजन एंजाइम्स के साथ मिलकर उसको किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। पेप्सिन क्या है? एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। पेप्सिन करेगी फिर प्रोटीन का डाइजेशन, ठीक है। तो HCl का दो काम क्या है? एक तो वो प्रोटीन को डीनेचर करता है, प्रोटीन को ना सॉफ्ट कर देता है, स्वेल कर देता है। हमारा प्रोटीन भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, पर HCl क्या करेगा? उसको थोड़ा सॉफ्ट कर देगा, डीनेचर कर देगा, ठीक है, ताकि उसमें जो पेप्सिन एंजाइम है या बाकी एंजाइम है वो उसको अच्छे से तोड़ सकें, ठीक है। और ये क्या करता है? HCl डिस्ट्रॉय करता है हार्मफुल बैक्टीरिया को, ठीक है। HCl क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक तरीके का एसिड होता है जो हमारे स्टमक में पाया जाता है। और ये स्टमक को इसलिए डैमेज नहीं करता है क्योंकि स्टमक के इस वॉल में एक तरह की लेयर पाई जाती है जो HCl से डैमेज नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे तो जब भी हमें वॉमिट आना होता है, ठीक है, तो हमारे मुंह में क्या आने लगता है? स्लाइवा आने लगता है, ताकि जो स्टमक का फूड है वो हमारे मुंह में आके हमारे मुंह को डैमेज ना करे, क्योंकि उसमें HCl है। तो स्लाइवा आ जाएगा, तो स्लाइवा क्या है? अल्कलाइन मीडियम में होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? उसकी एसिडिटी को कम कर देगा, जो हमारे स्टमक का फूड वापस मुंह में आ गया वॉमिटिंग के टाइम पे, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका HCl के काम है, ठीक है। एक तो ये हार्मफुल बैक्टीरिया को डैमेज कर देता है, खत्म कर देता है जब जो हमारे स्टमक में गए हैं, और डीनेचर करता है प्रोटीन को, ठीक है। स्टमक में हमारे ना रेनिन एंजाइम भी पाया जाता है। रेनिन एंजाइम का काम क्या होता है? जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो 2 ईयर तक हमारे स्टमक में रेनिन एंजाइम भी बनता है, ठीक है। और रेनिन एंजाइम का क्या काम होता है? जो प्रोटीन का डाइजेशन है, प्रोटीन का जो मिल्क प्रोटीन जो होता है, जिसे केसीन प्रोटीन बोलते हैं, उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। ये इन्फेंट्स में पाया जाता है 2 साल तक के बच्चे में, ठीक है। और ये हमारे स्टमक में फिर 2 साल के बाद रेनिन एंजाइम हमारे स्टमक में बनना बंद हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसीलिए इसको अलग से पढ़ाया है मैंने। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं मेंशन कर देती हूँ। तो एक तो रेनिन एंजाइम है, ये क्या? रेनिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को, जो हमारा मिल्क प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। मिल्क प्रोटीन क्या होता है? हमारा केसिन होता है। मिल्क में 2 तरह के प्रोटीन होते हैं ना, एक केसिन प्रोटीन, एक वे प्रोटीन। तो केसिन वाले प्रोटीन को हेल्प करता है डाइजेस्ट होने के लिए। तो ये सिर्फ स्टमक के, इन्फेंट के स्टमक में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्फेंट्स पूरी तरीके से किस पे डिपेंड होते हैं? प्रोटीन पे ही, मिल्क पे ही डिपेंड होते हैं। तो अगर मिल्क ही डाइजेस्ट नहीं होगा तो उनकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो नेचर ने क्या दिया है? सिर्फ स्टमक के, इन्फेंट के स्टमक में रेनिन एंजाइम दिया हुआ है। ये रेनिन एंजाइम क्या करता है? केसिन की प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और जब आप 2 ईयर से ज़्यादा होता है तो ये रेनिन एंजाइम जो है वो बनना बंद हो जाता है, ठीक है। एक ही इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ये हमारे स्टमक में पाया जाता है, ठीक है, हमारे स्टमक में पाया जाता है। ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो क्या होता है ये इंट्रिंसिक फैक्टर? जब भी हम
हमने फूड खाया तो हमारा जो फूड है उसमें जो विटामिन B12 है, फूड के अंदर हमने विटामिन B12 लिया हुआ है, तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करेगा, उस विटामिन B12 के साथ अटैच हो जाएगा, कहाँ, स्टमक में। फिर जब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब होगा विटामिन B12, तो उसकी एब्जॉर्प्शन में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि विटामिन और मिनरल्स को तो डाइजेस्ट होने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही ऑलरेडी ही स्मॉलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये है हमारा स्टमक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके अलावा जेलेटिन, कोलेजन एंड जेलेटिनाइजेशन एंजाइम भी इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये स्टमक में होता है। अब स्टमक के बाद हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम आते हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं, पेनक्रियास से आते हैं एंजाइम बहुत सारे। तो पेनक्रियाटिक जूस जो बनता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उस जूस को छोड़ता है, तो बहुत सारे एंजाइम उसमें आते हैं। इसके अलावा कुछ एंजाइम आपके कहाँ आते हैं, उसके अलावा कुछ एंजाइम आपके उससे गॉल ब्लैडर से जूस आता है, बाइल जूस, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेनक्रियास और आपका बाइल जूस, ठीक है। तो ये कहाँ आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, ठीक है। अब पेनक्रियास में हमारा लगभग 600 से 800 ml तक का क्या बनता है, पेनक्रियाटिक जूस डेली बनता है, ठीक है। ये पेनक्रियाज में एक पेनक्रियाटिक जूस बनता है, वो पेनक्रियाटिक जूस क्या होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है एक ट्यूब के थ्रू। ये हम सब पढ़ चुके हैं। तो पेनक्रियाटिक जूस में हमारे कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, इसमें भर भर के एंजाइम होते हैं पेनक्रियाटिक जूस में, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, कोलेजनेज, इलास्टेज, बहुत सारे ये एंजाइम्स हैं जो आपके कहीं ना कहीं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को तोड़ने में हेल्प करते हैं। लाइपेज भी होता है इसमें ना, तो ये सब हमारे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे फैट को तोड़ने में कम करते हैं। और पेनक्रियाटिक जो है, रिड्यूस एसिडिटी ऑफ फूड, एल्कलाइन मीडियम। क्यों, क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस क्या होता है, एल्कलाइन मीडियम में होता है, ठीक है। तो जो स्टमक से फूड आया है वो एसिडिक मीडियम में का है ना। अब स्टमक में तो एक लेयर थी, वो उसे प्रोटेक्ट करती है, लेकिन वो लेयर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पाई जाती। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करेगा, पेनक्रियाटिक जूस जो है, जो भी एसिडिक फूड है उसको क्या करेगा, उसकी एसिडिटी को कम कर देगा। क्यों, क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस जो है वो एल्कलाइन मीडियम में होता है, उसका पीएच जो है वो 6-7 से ऊपर होगा। तो एल्कलाइन मीडियम में होता है पेनक्रियाटिक जूस, तो वो क्या करेगा, उसकी जो एसिडिटी है उसको अपने आप ही कम कर देगा। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो प्रोटेक्ट रहेगी, ठीक है। तो पेनक्रियास का ये काम है, बहुत सारे एंजाइम्स बना के कहाँ भेज देना, बहुत सारे एंजाइम्स बना करके आपके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देना, ठीक है। एक ट्यूब के थ्रू जुड़ी हुई होती है। पेनक्रियाटिक जो पेनक्रियाज है वो एक एक डक्ट होती है, एक ट्यूब होती है, इसके थ्रू जुड़ी हुई होती है। बाइल जूस, लीवर, पेनक्रियाटिक एक डक्ट के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं, और ये जा करके कहाँ जाती हैं, ये सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ करके अपने जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देती हैं, ठीक है। फिर है आप पेनक्रियाज में ट्रिप्सिनोजन भी पाया जाता है। ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के ये क्या होता है, एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, वहां जाके अपना काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। एक काइमोट्रिप्सिनोजन एंजाइम है जो पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है, तो जब उसे ट्रिप्सिन मिलता है तो वो काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी क्या है, एंजाइम्स है एक एक्टिव फॉर्म की, ठीक है। तो ये सब इनएक्टिव फॉर्म्स होती हैं, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके किसी ना किसी कारण से क्या होती है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। तो ये क्या है, ये हमारा पेनक्रियाटिक जूस के बारे में हमने पढ़ा। फिर इसी तरीके से बाइल जूस है। बाइल जूस क्या था, वो फिर इसी तरीके से जो हमारे लीवर में बाइल जूस बन रहा था ना, लीवर में बाइल जूस बना, गॉल ब्लैडर में स्टोर रहा, फिर गॉल ब्लैडर से वो कहाँ आया, गॉल ब्लैडर से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ दिया उसको, ठीक है। तो वहाँ जितना भी फैट आएगा वो क्या करेगा, फैट, एक तो फैट के जो मीडियम्स हैं उसको क्या करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, उसको फैट के मीडियम्स को अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करेगा। एक तो जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस भी अल्कलाइन मीडियम में आता है और बाइल जूस भी अल्कलाइन मीडियम में आता है। तो जो हमारा स्टमक से फूड आ रहा है जो एसिडिक मीडियम में है, वो क्या होगा, अपने आप ही अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा जब उसमें ये वाला जूस मिक्स हो जाएगा। तो ठीक है, कहाँ कहाँ बनता है बाइल जूस, लीवर में बनता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ड्रॉपलेट्स, ये अगर बाइल जूस है, ठीक है, ये बाइल जूस है, तो ये बाइल जूस क्या होगा, सॉरी ये फैट का मॉलिक्यूल है, तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा और बाइल जूस क्या करेगा, इसके ऊपर एक लेयर बना लेगा ताकि ये आपस में फिर से ना जुड़े, ठीक है। तो बाइल जूस क्या करता है, कवर फैट ड्रॉपलेट सरफेस सो फैट ड्रॉपलेट्स कैन नॉट अटैच ईच अदर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे से तोड़ करके उसके ऊपर एक
सब वो बना देता है छोटे छोटे बूंद्स में, छोटे छोटे ड्रॉप्स में, और उसके ऊपर एक लेयर बना देता है जिससे वो दोबारा से एक दूसरे से अटैच ना हो। ठीक है, और ये क्या करता है, ब्रोकन फैट ड्रॉपलेट्स। ठीक है, बाइल जूस का काम क्या है, बड़ी फैट को छोटे छोटे फैट्स की बूंदों में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, और फिर वाटर में इवनली डिस्पर्स कर देना। ठीक है, वाटर में इवनली डिस्पर्स कर देना, मतलब जो हमारा फैट होगा वो क्या करेगा, फिर अच्छे से डिस्पर्स हो जाएगा, फैल जाएगा उसमें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो अच्छे से वो डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका ब्रोकन फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं, और डाइजेशन ऑफ फैट। और ये क्या करता है, फिर लाइपेज एंजाइम इसमें अच्छे से एक्ट करेगा जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जा रहा है, और ये क्या करेगा, आपके फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो लास्ट उसमें हम ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम सिर्फ एक वो पढ़ रहे हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन, हर पार्ट में क्या क्या काम हो रहा है। ठीक है, ये बस एक तरीके से रिवीजन है। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद आ गया सब कुछ बचा खुचा टूटा फूटा, हमारे कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ऊपर का पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ऊपर का पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं, जहाँ पे ये सारा बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस जो है ये आता है। ठीक है, बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। ठीक है, तो रिसीव बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो ड्यूडेनम में क्या आता है, बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस को वो रिसीव करता है। बाइल जूस जो है इमल्सिफाइंग फैट, ठीक है, इमल्सिफाइंग को फैट को इमल्सिफाई करता है। ठीक है, बाइल जूस, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है ये काम, बाइल जूस काम कहाँ कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कर रहा है। ठीक है, ये फैट को इमल्सिफाई करता है, न्यूट्रलाइज करता है, और उसका जो एसिडिक मीडियम है वो उसको भी कम कर देता है। काइम का, काइम किस फूड को बोल रहे थे, काइम बोल रहे थे हम स्टमक वाले फूड को। ठीक है, तो अच्छे से उसमें एसिड, स्टमक में जो एसिड उसके साथ मिक्स हो गया था वो उसको क्या करेगा, एल्कलाइन मीडियम में कर देगा, ताकि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सेफ रहे। ठीक है, उसको एसिड जो है वो डैमेज ना करें। स्मॉल इंटेस्टाइन में लाइपेज एंजाइम है जो फैट को तोड़ेगा, किसमें, मोनोसेकेराइड्स में और फैटी एसिड्स में। फिर विलाइज जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाइज पाई जाती है वो एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट्स को। विलाइज हमारे पास दो तरह की होती हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब फूड न्यूट्रिएंट्स एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स। ठीक है, हमारे पास विलाई जो है वो दो तरह के, ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल। ब्लड वेसल्स कौन सी हैं, जिसमें ब्लड वेसल क्या करती हैं, जैसे हमारी ये है ना स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो इसके अंदर जो होंगे दो तरह की वेसल्स पाई जाएगी, एक पाई जाएगी ब्लड वेसल, एक पाई जाएगी लिम्फ वेसल। तो ब्लड वेसल्स क्या करेगी, ब्लड वेसल हमारा कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज को, अमीनो एसिड्स को, मिनरल्स को, वाटर सोलेबल विटामिन को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, और जो लिम्फ वेसल है वो हमारे फैटी एसिड्स और फैट सोलेबल विटामिन को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, ये काम करेगी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएंगे, हमारी सेल्स तक जाएंगे। ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, हमारे वो ब्लड की नसों में चले जाएंगे, वेसल्स में चले जाएंगे, वो क्या करेंगे, वो उसको सही से उनकी जगह पे सेल्स तक पहुंचाएगी और सारे न्यूट्रिएंट्स अपना काम सेल में जाके करेंगे। ठीक है, फिर है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स तो उसने एब्जॉर्ब कर लिए, पर जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ भेज देगी, वो भेज देगी लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, वो सारे वेस्ट मटेरियल में से जूस, जितना भी जूसेस है, ठीक है, और हमारे जूसेस और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको सॉलिड कर देगा, और यही सॉलिड जो है वो हमारी बॉडी से बाहर वो निकाल देगा। ठीक है, जो फाइबर्स है, बाइल सॉल्ट है, बैक्टीरिया है, म्यूकस है, कोलेस्ट्रॉल है, फालतू की चीज़ें जो हमारे बॉडी में घूम रही है वो क्या करेगा, वो उसको हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो बॉडी से बाहर निकाल देगा। ठीक है, फिर ये जो हमारी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जब हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं यहाँ से, तो हमारा बॉडी बाहर निकल गया वेस्ट। ठीक है, फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं वहाँ पे वो एब्जॉर्प्शन के बाद दो तरह की रिएक्शन करेंगे। एक करेंगे सेल्स में जाके एक तरीके की एनाबॉलिज्म रिएक्शन और कैटाबॉलिज्म रिएक्शन। ठीक है, एनाबॉलिज्म रिएक्शन में क्या होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल, अब सेल्स के अंदर भी बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म में क्या है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपका स्मॉल मॉलिक्यूल्स वापस जाके क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसे हमारी बॉडी में हमने ग्लूकोज खाया, ग्लूकोज खा करके वो ग्लूकोज गया सारे, हमने क्या खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, बॉडी में वो ग्लूकोज में टूटा, और ग्लूकोज जो है वो सारी एब्जॉर्ब होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कहाँ गया, ब्लड के सेल्स में गया। ठीक है, उसने अपना काम किया। फिर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर वही है कि ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स मिलकर के क्या बनाएंगी, ग्लाइकोजन बनाएंगे, और वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। तो एक तो एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है, ऐड होना, छोटी छोटी चीजें जो है एनाबॉलिज्म की रिएक्शन होगी, जैसे कि अमीनो एसिड मिलकर क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे हमारे बॉडी के अंदर जाके। ठीक है, खा पी के डाइजेस्ट होने के बाद की प्रोसेस है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, टूटेंगे, जैसे ग्लूकोज किस में टूट रहा है, एटीपी में टूट रहा है जाकर के एनर्जी उसमें। जैसे कि ग्लूकोज लिया हमने, खाया हमने कार्बोहाइड्रेट, गया सेल्स के अंदर गया,
ग्लूकोज बन करके वो डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होके सेल्स के अंदर गया, वहां जाके वो फर्दर किस में टूटेगा, एनर्जी में टूटेगा ग्लूकोज हमारा, ठीक। तो बॉडी में दो तरह की रिएक्शंस हो रही है डाइजेशन के बाद भी हमारे, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ वो थे सारे पार्ट्स के एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हाँ, ये देखो ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, तो एब्जॉर्प्शन में विलाइज है, इस तरीके की स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं विलाइज, ठीक है। तो इस तरीके की विलाइज पाई जाती है, इसमें लिम्फ वेसल्स और आपकी ब्लड वेसल्स पाई जाती है। लिम्फ वेसल्स और ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, आपकी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो ये हमारा आज जो है डाइजेशन वाला कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे फटाफट, जितने अब तक एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हाँ मैं जानती हूँ बहुत छोटी छोटी वीडियो बना पाई, क्योंकि एक तो इसमें पॉजिंग का प्रॉब्लम है, इसमें पॉज नहीं हो पाती तो मुझे रोक करके ही बनानी पड़ती है, फिर नेक्स्ट वीडियो में डालना पड़ता है वो। दूसरा, टाइम की भी मेरे पास कमी रहती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको जितनी ज़्यादा हो सके बना सकूँ, लेकिन वीकेंड्स में टाइम मिलता है तो वीकेंड्स में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। चलो आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आप लोग भी ना थोड़े से मुझे रिप्लाई किया कीजिए कि कितना आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कौन से पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं, ताकि मैं और भी अच्छे से पढ़ा सकूँ, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अब इसमें जो है क्वेश्चन है कुछ। सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमारे, विच न्यूट्रिएंट्स यील्ड द हाईएस्ट एनर्जी पर ग्राम, मतलब कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो सबसे ज़्यादा हमें, कौन सा पोषक तत्व है जो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें देता है, तो कौन सा देता है, हमें फैट देता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देगा, फैट देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को जब हम खाते हैं तो 1 ग्राम में कितना देता है, 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, ठीक है। प्रोटीन भी कितना देता है, प्रोटीन भी 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, ठीक है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट अगर हम फैट अगर हम 1 ग्राम खाएंगे तो 1 ग्राम फैट कितना देता है आपको, 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, जो कि डबल है 4 के, ठीक है। तो ये फैट इसका आंसर है। तो फैट आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है डाइजेशन के बाद, ठीक है। फिर है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन को डाइजेस्ट करके, देखो ये यूजीसी नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करके हमारा फाइनल प्रोडक्ट कौन सा होगा, प्रोटीन को अगर हम कहेंगे तो डाइजेस्ट करेंगे तो लास्ट में क्या बनेगा, अमीनो एसिड्स बनेगा, ठीक है। अमीनो एसिड्स हो गए, पेप्टाइड्स हो गए, ये बनते हैं। तो इसमें क्या है, पेप्टाइड्स है और अमीनो एसिड्स है, लेकिन फाइनल बिल्कुल क्या बनेगा, अमीनो एसिड्स बनेगा। पेप्टाइड, अगर अमीनो एसिड नहीं होता तो हम पेप्टाइड को भी क्लिक कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, हमारा अमीनो एसिड हमारा फाइनल बन रहा है जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है, तो ठीक है। ये क्वेश्चन आया था आपका यूजीसी नेट में, ठीक है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच एंजाइम्स इनिशिएट्स प्रोटीन डाइजेशन इन द स्टमक, ठीक है। कौन सा एंजाइम जो है वो हमारा स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ट्रिप्सिन करता है, लाइपेज करता है, पेप्सिन करता है या माल्टेज करता है, ठीक है। देखो सिंपल सा है, ये जो हमारा माल्टेज है ये तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, माल्टोज को करेगा ना, माल्टोज कार्बोहाइड्रेट है, तो ये तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। इसके बाद लाइपेज आपका किसका कर रहा था, फैट का कर रहा था, तो आपका क्या बचा, ट्रिप्सिन बचा और पेप्सिन बचा। जबकि ट्रिप्सिन जो है वो आपका स्टमक में काम नहीं करता और पेप्सिन आपका स्टमक में काम करता है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन भी आपका किसका करेगा, प्रोटीन का करेगा, पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है, ठीक है। तो हमारा क्या है, इसका आंसर क्या होगा, आपका आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगन्स इन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ हो रहा था, ये पीजीटी होम साइंस में आया हुआ क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो रहा था, मुंह में हो रहा था, स्टमक में, जहाँ सिलाइवरी एमाइलेज ही उसको तोड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर है सिलाइवरी एमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू, किसमें तोड़ता है स्टार्च को, ठीक है। स्टार्च यानी कि हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो किसमें तोड़ेगा, सिलाइवरी एमाइलेज, फैट, अमीनो एसिड में तो नहीं तोड़ेगा, प्रोटीन तोड़ता है, ठीक है। फैटी एसिड फैट से टूट के बनता है, माल्टोज या ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज तो हमारे स्लाइवा में नहीं बन पाता है, क्योंकि अभी और भी उसमें डाइजेशन, फर्दर डाइजेशन की जरूरत होती है, तो वो वहाँ तो स्लाइवा में क्या बनता है, माल्टोज और डेक्स्ट्रीन बनता है, देखा था ना हमने, डेक्स्ट्रीन और माल्टोज वहाँ हमारा बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ये आया है आईसीआर नेट में क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल साइट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन इज, तो एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ हो रहा है, सिंपल सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है हमारा एब्जॉर्प्शन का काम, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, जहाँ विलाइज है, विलाइज क्या कर रही है, सारे टूटे हुए न्यूट्रिएंट्स को लेकर के, फाइनल न्यूट्रिएंट्स को, डाइजेस्टिव एलिमेंट्स को लेकर के वेंस में भेज दे रही है। बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, बाइल किसका डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, सिंपल है,
फैट के इमल्सीफाइंग में, ठीक है। फैट के इमल्सीफाइंग में क्या कर रहा है, हमारा बाइल जो है वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, यानी कि फैट के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है वो बाइल। ये ASRB नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन आर, फैट के डाइजेशन के बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपल है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा, ठीक है। ये हमारा PGT में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कितने आसान से क्वेश्चन है, अगर आप एक बार पढ़ लो तो। इसके बाद है विच एंजाइम्स कन्वर्ट माल्टोज इनटू ग्लूकोज, तो माल्टेज एंजाइम है, ठीक है। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, UGC नेट में पता नहीं क्या बचकाना क्वेश्चन है ये, तो माल्टेज एंजाइम है, ठीक है। तो माल्टेज एंजाइम क्या करता है, आपके माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल इज, ठीक है। एनिमल यानी कि ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी या ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो वो कौन से फॉर्म है, ग्लाइकोजन है, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या है हमारा, जो हमारा हमने जितना भी ग्लूकोज खाया, जितना वो कार्बोहाइड्रेट खाया, ग्लूकोज में टूटा, जितना ग्लूकोज यूज हुआ, ठीक है। नहीं यूज हुआ तो क्या होगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो एनिमल का मतलब ह्यूमन भी है, ठीक है। एनिमल और ह्यूमन का एक जैसे लगभग डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, तो हम एनिमल्स में ही ह्यूमंस को भी लेते हैं, ठीक है। प्लांट और एनिमल, ठीक है, दो तरह के किंगडम हो गए ना, प्लांट और एनिमल किंगडम, ठीक है। तो एनिमल किंगडम के अंदर ही हम भी आएंगे, क्योंकि हम में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एनिमल जैसी हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो है ह्यूमन के थ्रू डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं हम, स्टार्च हो जाता है, ग्लूकोज में टूट जाता है, ग्लाइकोजन हो जाएगा, ये भी ग्लूकोज में टूटेगा बाद में जाकर के, ठीक है। सेलुलोज और माल्टोज, माल्टोज भी हमारा ग्लूकोज में टूटता है, तो कौन सा है, सेलुलोज है। सेलुलोज हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता ना, सेलुलेज एंजाइम, तो हमारी बॉडी में ये डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। ह्यूमंस के थ्रू नहीं होता है, लेकिन एनिमल्स कर सकते हैं इसे डाइजेस्ट, ठीक है। जो हमारी घास है ना, घास होती है, प्लांट्स की जो ऊपर की लेयर होती है, ग्रास है, वो हम नहीं खा पाते हैं, लेकिन एनिमल्स उन्हें खा लेते हैं, ठीक है। फिर है हाइड्रोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एडिशन ऑफ, ठीक है। हाइड्रोलिसिस क्या था, हाइड्रा वर्ड जहां है इसका मतलब क्या है, हाइड्रा मतलब वाटर, ठीक है। हाइड्रा मतलब वाटर, हाइड्रा मतलब वाटर, ठीक है। हाइड्रा का मतलब क्या है आपका वाटर, तो जहां भी हाइड्रा वर्ड आया मतलब कि वाटर, तो क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस या ब्रेकडाउन ऑफ कंपोनेंट्स को तोड़ने का, और किसके एडिशन से, सिंपल है, वाटर के एडिशन से। जब हम हमारा, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो जब हमारा मान लो माल्टोज है, ठीक है, माल्टोज है, तो माल्टोज का जो फॉर्मूला है, जब वो टूटेगा ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में, तो हमें उसे क्या करेगा, 2 ग्लूकोज की यूनिट बनाने के लिए एक मॉलिक्यूल उसे वाटर का भी देना होगा, तभी वो ग्लूकोज की 2 यूनिट बनाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट वाले में हम अभी पढ़ने वाले हैं। द ऑप्टिमल पीएच फॉर पेप्सिन एंजाइम इज अप्रोक्सीमेटली, तो देखो पेप्सिन एंजाइम क्या था, वो हमारे स्टमक में काम कर रहा था। स्टमक का एनवायरनमेंट क्या होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, तभी उसमें पेप्सिन एंजाइम जो है वो काम कर पाएगा। तो एसिडिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, 1.5 से 2.5, है ना। पीएच कितना होगा, 1.5 से 2.5 पीएच होगा, उसी को हम एसिडिक एनवायरनमेंट कहेंगे। बाकी ये सब क्या है, एल्कलाइन की रेंज है, ठीक है। तो वो जो पेप्सिन एंजाइम है वो अल्कलाइन में काम नहीं करता है। ये SRB का नेट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। विच ऑर्गन इज द मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन, तो मेन कौन सा है जहाँ डाइजेशन हो रहा है, फाइनल बढ़िया डाइजेशन हमारा क्या होता है, छोटा मोटा डाइजेशन तो देखो मुंह में भी हो रहा है, स्टमक में भी हो रहा है, लेकिन जो फाइनल हर चीज का डाइजेशन होगा वो कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, क्योंकि स्टमक में तो इनकम्प्लीट डाइजेशन हो रहा है ना, मुंह में भी इनकम्प्लीट डाइजेशन है। जो कंप्लीट डाइजेशन है और सारे ही एलिमेंट्स का डाइजेशन है वो कहाँ हो रहा है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे आए हुए हैं, ये कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस है जो ICR में आ जाते हैं। जैसे सिलाइवरी एमाइलेज क्या पाया जाता है, वो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम करता है, ये हम देख चुके हैं। पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में और अमीनो एसिड में तोड़ेगा। ट्रिप्सिन एक्ट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। लाइपेज डाइजेस्ट करेगा फैट को, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है वो। बाइल कंटेन नो डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, हाँ, बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है। सेलुलोज एक्ट एज अ डाइटरी फाइबर, सेलुलोज क्या है, डाइटरी फाइबर की तरह काम करता है, मतलब ये हमारी बॉडी में टूटता तो नहीं है, लेकिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने का काम करता है। डाइटरी फाइबर ही हम कार्बोहाइड्रेट वाले में पढ़ेंगे, ठीक है। ग्लूकोज इज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स, ठीक है। फाइनली हमें एनर्जी कौन दे रहा है, ग्लूकोज दे रहा है, ठीक है।
स्मॉल इंटेस्टाइन इज द चीफ साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्प्शन का पूरा काम कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, और फाइनल डाइजेशन का काम भी कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। प्रोटीन डाइजेशन का लास्ट एलिमेंट्स क्या है, अमीनो एसिड्स है, ठीक है। फाइनल फैट से क्या फैट का डाइजेस्ट होकर क्या निकलेगा, हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल निकलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन, बेसिक से कुछ 1 लाइन क्वेश्चन हैं, याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, आते तो ऑब्जेक्टिव में है लेकिन आपके दिमाग में तो क्लियर होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, ये पूरा आज हमारा डाइजेस्टिव वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप इस क्वेश्चन इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेना, और इसके जितने भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछना, मैं उन क्वेश्चंस के रिप्लाई करूँगी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।